चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे दोस्तों, जैसा कि एसएससी ने कल अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जो रीशेड्यूल करा है उन्होंने एग्ज़ाम्स को वो रिलीज़ करा और आप सबको डेट भी पता चल गई होगी। आपके सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम कब होगा, यानी मेंस का मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम। सीएचएसएल के जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स थे उनका कब होगा एग्ज़ाम सबका। और मैं जैसा कि कह रहा था कि मेंस का एग्ज़ाम सितंबर में, उससे पहले सीएचएसएल का होना है, वही हुआ। सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने वाला है, तो आपके पास काफ़ी समय है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। और अगर आप थोड़े ढीले पड़ गए थे तो आप स्ट्रिक्टली एकदम डिसिप्लिन में आके तैयारी शुरू कर दें और अच्छे से अच्छा नंबर लाके और अपनी ड्रीम जॉब पाएँ। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड मैथ्स के सेट। जैसा कि मैं हर एग्जाम से पहले, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सबसे पहले 25 एक्सपेक्टेड सेट देता हूँ और वो फ़ायदा भी काफ़ी हद तक करता है क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, इसमें हम करेंगे, आपको पता होगा 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने होते हैं 50 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, निगेटिव मार्किंग 1/2 होती है, मतलब 1/2 मतलब 1/2 मार्क्स, 1/4 ऐसे होती है। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि जो डीआई होते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट प्रोबेबल यही चांस होता है कि 5 क्वेश्चन आए। ठीक है, क्वेश्चन उसी मतलब जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का, वो टॉपिक वाइज उतने ही क्वेश्चन लिए गए हैं जितने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत कम आती है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब रेयर चांसेज होते हैं, 99.99% चांस होते हैं नहीं आएगी। 0.1% चांस है कि आ सकती है, 0.01%। तो उसके लिए मैंने मेंस में मतलब 40 मिनट की एक वीडियो होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, वो देख लीजिएगा। मेंस तक के लिए मोर देन एनफ है। ठीक है, ये पहली वीडियो थी, इस वजह से मैं बहुत कुछ बता देना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल गया है, उसको आप सॉल्व करते रहें। जो क्वेश्चन ना आए, अगर आपको लगे कि मान लो 15 नंबर क्वेश्चन केवल आपको नहीं आता, तो 15 नंबर ही क्वेश्चन देखना चाहें देखें। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको नई चीज़ें सीखनी है, नई मेथड सीखनी है, हालांकि अभी सीख भी सकते हैं, तो आप शुरू से लेके और स्पीड 2 करके देखें, मतलब प्लेबैक स्पीड 2 गुना कर लेंगे तो आपका समय भी बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से मैंने लिया है और नंबर सिस्टम से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके सीजीएल में खूब पूछे गए, इस बार उसी तरह का मैंने उठा लिया। सेम क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था। कहा गया when 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8. How many values of x are there? कहा गया कि अगर 200 एक संख्या है जिसको x द्वारा डिवाइड किया जाता है, x बोले तो x कोई इंटीजर है जिसके द्वारा इसको डिवाइड किया जाता है, और शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है, यानी रिमाइंडर जो आता है आपका वो 8 आता है। तो कहा गया x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, यानी x की कितनी वैल्यूज हो सकती है आपसे पूछा गया। देखो, अगर x से 200 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 आता है, एक चीज़ बताओ, अगर मैं कहूँ किसी संख्या को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? आप कहेंगे चाहे 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। क्या आप ये कहेंगे कि 5 या 5 से बड़ा रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। यानी कि अगर x से 200 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 आ रहा है, यानी x की जो भी वैल्यू होगी वो 8 से तो बड़ी होगी, तभी रिमाइंडर 8। क्योंकि कोई संख्या, कोई भाजक जो होता है वो अपने से बड़ा रिमाइंडर दे नहीं सकता, यानी कि x जो है वो 8 से बड़ा होगा, तभी 8 रिमाइंडर छोड़ा। अब एक चीज़ बताओ, 200 को डिवाइड किया गया, 8 शेषफल बच गया, यानी कि अगर 200 में से 8 घटा लेते तो जो संख्या आती यानी 192, वो x से डिविजिबल होती, x से डिविजिबल होती। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अगर 200 को x से डिवाइड करने पे 8 शेषफल बचता है, यानी कि 200 में से अगर 8 घटा लिया जाए यानी 192 हो, तो वो x से डिविजिबल होगा, है ना, x से डिविजिबल होगा। अब आपको क्या करना है, 192 को फैक्टराइज करना है, यानी जो 192 आया हमारा वो x से डिविजिबल है, x से विभाजित है, तो 192 को फैक्टराइज करो तो आप लिखोगे 2 गुणे 2 लिख लिया। अब 2 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 96, फिर 2 से काटो तो आपका हो जाएगा कितना बचेगा, 48, फिर 2 से काटो 24, फिर 2 से काटो 12, फिर 2 से काटो 6, फिर 2 से काटोगे 3 और 3 से काट दो, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 तिया 192। हमने 192 को फैक्टराइज कर लिया। ये हम क्यों कह रहे हैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, 192 के हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, 192 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हैं। अब देखो, आप कहते हैं कि अगर किसी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो आप उसको प्राइम नंबर्स के पावर के रूप में तोड़ लो। तो आपने तोड़ लिया, ये आ गया 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 1। अगर 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 1 आ गया तो आप कहेंगे कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। आपको पता होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, यानी गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, पावर में 1 ऐड कर दो, 6 में 1 ऐड करोगे 7, 1 में 1 ऐड करोगे 2, दोनों का गुणा कर दो, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 14, यानी इसके 14 गुणांक पॉसिबल है। यानी x की वैल्यू जो भी होगी वो 14, मतलब
इसके अगर 192 के 14 गुणनफल हैं यानी 14 संख्याओं से ये विभाजित होगा। अब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप सबसे पहले देखोगे कि वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। 192 1 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखो 2 दूनी 4। 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 6 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखो 8 से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी इसका एक फैक्टर। अब 8 से बड़ी संख्या से हमें मतलब ही नहीं है। देखो हमें ये देखना था कि 8 से छोटे कितने फैक्टर हैं, वही निकाल लेना था। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें पता चल जाए और उसके बाद जितने फैक्टर 8 से छोटे हैं, 8 या 8 से छोटे हैं, वो पता चल जाए। तो आप उसको घटा देंगे, जितने फैक्टर 8 से छोटे हैं या 8 के बराबर हैं उसको नंबर ऑफ फैक्टर्स में से घटा देंगे तो हमें 192 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी जो 8 से बड़े हैं। हमें 192 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी जो 8 से बड़े हैं। और x ऐसी संख्या है जो इसका गुणनखंड है और 8 से बड़ी है। तो आप कहेंगे कि इसके कितने फैक्टर, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर ऐसे हैं जो 8 से बड़े हैं और टोटल 14 फैक्टर हैं। टोटल 14 फैक्टर हैं और 6 फैक्टर ऐसे हैं जो 8 से छोटे हैं, 8 या 8 से छोटे हैं। तो हमारे कितने फैक्टर हुए जो 8 से बड़े हैं, तो आप कहेंगे टोटल 14 फैक्टर थे और 6 फैक्टर 8 या 8 से छोटे हैं। तो कितने बड़े हैं, 14 माइनस 6, यानी कि 8 फैक्टर ऐसे हैं जो 8 से बड़े हैं। यानी x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो गई, जितने फैक्टर 8 से बड़े हैं वही नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल फॉर x हो जाएगा। समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आप फिर से समझिए। कहा गया 200 को x से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर 8 आता है। अगर मैं कहूँ 5 को किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर 1 आता है, यानी 5 को विभाजित किया जाता है किसी संख्या से और शेषफल 1 बचता है, तो आप कहेंगे वो संख्या क्या हो सकती है। आप कहेंगे वो संख्या जो भी होगी वो 5 माइनस 1 को डिवाइड करेगी, यानी 4 को डिवाइड करेगी। उसी प्रकार अगर 200 को डिवाइड करने पे 8 शेषफल आता है, यानी जो भी संख्या होगी वो 192 को डिवाइड करेगी। और हमें ये पता है कि शेषफल 8 आता है, इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 8 से बड़ी होगी, क्योंकि डिवाइजर जो होता है वो ऑलवेज रिमाइंडर से बड़ा होता है। यानी डिवाइजर x था तो x 8 से बड़ा हो गया। अब हमें निकालना है 192 के कुल कितने फैक्टर, हमने निकाला तो 14 फैक्टर आ गए। 192 के कितने फैक्टर हैं, 14। अब हमें उससे मतलब ही नहीं है कि कितने फैक्टर, हमें तो उन फैक्टर से मतलब है जो 8 से बड़े हैं। तो हमने निकाल लिया कि 8 से छोटे फैक्टर कितने, 14 में से 6 फैक्टर ऐसे हैं, 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो 8 से क्या हैं, छोटे हैं। तो बड़े कितने हो जाएंगे, 14 माइनस 6, यानी कि 8 वैल्यूज होंगी x की जो आपके मतलब 200 को डिवाइड करने पे 8 से फल देंगे, या हम कहें 192 को डिवाइड करेंगे। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है आपका ज्योमेट्री से या मेंसुरेशन का है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन का मिक्स है। कहा गया सर्किल एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। कहा गया कि एक वृत्त और एक आयत की परिधि जो है वो इक्वल है। कहा गया द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, यानी कि साइड जो है, यानी हम माने लंबाई, तो लंबाई दी गई है 26 और चौड़ाई दी गई है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला सेट है, इस वजह से मैं बहुत डीप जा रहा हूँ। अगले सेट से आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ये प्लेलिस्ट की ये वीडियो देख लेना और उसके बाद मैं क्वेश्चन थोड़ा थोरोली करूँगा ताकि आपको समझ में भी आए और स्पीड भी मेंटेन रहे। तो आपको लंबाई चौड़ाई दी गई। अब आपसे कहा गया वृत्त का क्षेत्रफल। एक चीज़ बताओ मेरे भाई कि अगर आपको आयत की लंबाई एंड चौड़ाई गिवन है, यानी कि लेंथ एंड विड्थ दोनों पता है, तो पेरीमीटर कितना होता है, परिधि कितनी होती है या परिमाप कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ l + b, यानी कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 2 × 26 और 18 44, यानी 88 हो गया। और ये वृत्त के परिधि के बराबर है, यानी वृत्त की त्रिज्या अगर r हो तो ये 2πr के बराबर है, यानी कि आपका हो गया 88 बराबर 2π की वैल्यू कितनी हो गई, 44/7 × r। 44 से काट दो ये 2, यानी r बराबर आ गया 14, यानी जो वृत्त हमने लिया था उस जिसकी त्रिज्या r मानी थी वो आ गया 14। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये सब देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर रेडियस 14 है तो क्षेत्रफल वृत्त का कितना होता है, 616। कैसे होता है, πr² फार्मूले से, यानी आप रखोगे पाई × r², एरिया निकाल रहे हो वृत्त के, तो ये हो जाएगा 22/7 × 14 × 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूना 44 और गुणे 14, यानी कि 616। चूँकि ये एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आप अगर आपका बेसिक भी नहीं अच्छा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, CHSL तक मैं 25 सेट जो आपको प्रोवाइड करूँगा वो आपका मैथ्स में 50 में 50 लाने के लिए
मोर देन एनफ होगा। ठीक है, आपका बेसिक भी यहाँ क्लियर होगा। तो अगर चैनल पसंद आता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा से बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है जो सीजीएल में पूछा गया। कहा गया वो पिछला क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस का 17 का या 16 का प्रश्न है। कहा गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू -6, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 17 में भी आया था, जो मैंने गलत कर दिया था प्लस माइनस साइन के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन कुछ प्लस माइनस करके दिए गए थे। और फिर ये प्री में भी आया, तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। और अब इस तरह के प्रश्न आपके CHSL में इस बार एग्जाम में पूछे गए, जिन दिनों में एग्जाम हो। आपको दिया गया a प्लस बी प्लस सी, आपको दिया गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी, आपसे पूछा गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपको फार्मूला पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है। आप कहेंगे ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की पता है, लेकिन हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसका स्क्वायर करिए। अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बराबर कितना मिल जाएगा हमें मेरे भाई, 7 का स्क्वायर 49। अब हमें पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू -6 है, तो -6 इधर मल्टीप्लाई होकर -12 हो जाएगा और -12 को इधर भेज दोगे, यानी हमारा यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 61 आ गया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, यानी ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 7 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू -6 माइनस आगे लगा हुआ है यानी कि +6। अब ये हो गया 7 इंटू 67 यानी 7 7 49 और 7 6 42 4 46, यानी आपका आंसर कितना हो गया 469। समझ आ गया ना। तो आपको ये पता चल गया कि अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया गया है, और आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए डायरेक्ट या किसी क्वेश्चन में, तो आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दोगे, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि यहाँ पे मिला ये मिलेगा, और प्लस 2 टाइम्स आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नोन है, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती, आपका चैनल है, आपका भाई पढ़ा रहा है, आपको कमेंट कर देना है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, या टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा या कोई और कर देगा। ठीक है। अच्छा, TSD का यानी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्या क्वेश्चन है। कहा गया ये ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड्स, इट क्रॉसेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड्स रनिंग एट द सेम स्पीड, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखो, कहा गया कि एक ट्रेन जो है वो जिसकी लंबाई 120 मीटर है, वो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है, और कहा गया कि एक आदमी को पार करने में वो 24 सेकंड का समय लेती है, जो आदमी जो है वो खड़ा हुआ है। कहा गया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकाले। देखो, इसको बेसिक से करा जाए, बहुत सारी मेथड है बेसिक से करने की, ट्रिक भी बहुत सारी है, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक आपको सिखाता हूँ। बेसिक से सबसे ईजीएस्ट वे में कैसे करेंगे वो सिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो कैसे अप्रोच, अगर आपका मेंटल लेवल जो है वो थोड़ा सा भी ठीक है, तो देखो कैसे आसानी से कर सकते हो। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आपने TSD अगर मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जाके सारे वीडियो 5 या 8 वीडियो होगी, ट्रेन सब कुछ कवर किया गया है मेंस लेवल तक, वो जाके देख लीजिएगा। देखो, फिर भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ। कहा कि 120 मीटर लंबाई ट्रेन की है, यानी लंबाई ट्रेन की कितनी है 120 मीटर, और ये व्यक्ति को कितने में पार करती है 24 सेकंड में। यानी कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी बिंदु को पार करती है या किसी खंभे को पार करती है, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, वस्तु या खंभे को पार करती है, तो आप कहेंगे उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है, उसके लंबाई के बराबर। और आपको पता है समय कितना लगता है, आप कहेंगे समय लगता है 24 सेकंड का, 24 सेकंड। अब आपसे कहा गया, देखो आपको पता चल गया कि 120 मीटर अगर वो किसी खंभे को पार कर रही है, इसका या किसी व्यक्ति को पार कर रही है और 120 मीटर की दूरी तय कर रही है, इसका मतलब 24 सेकंड में जो उसने दूरी तय करी वो अपने लंबाई के बराबर, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु या बिंदु को पार करने में अपने लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी और वो समय दिया गया, यानी 24 सेकंड में वो 120 मीटर चलती है। ठीक है। अब आपसे कहा गया 24 सेकंड में 120 मीटर, यानी 1 सेकंड में वो कितना चलती है, 1 सेकंड में कितना चलती है 5 मीटर, 1 सेकंड में वो चलती है 5 मीटर। अब कहा गया कि अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 36 सेकंड का समय लेती है। देखो, अब T' कितना दिया गया, अब कितना समय लग रहा है 36 सेकंड का। आप एक चीज़ बताइए, ट्रेन 24 सेकंड में
120 मीटर चलती है तो 36 सेकंड में कितना चलेगी? 24 का 1.5 गुना 36 हो गया। समय का अगर 1.5 गुना होता है तो दूरी का भी 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 120 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 180 मीटर। समझ रहे हो? समझिएगा। देखो 120 मीटर वो चलती है 24 सेकंड में। अब समय लग रहा है 36 सेकंड, तो आप कहेंगे अब चलती है 180 मीटर। और अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसके द्वारा चली गई दूरी होती है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ये बराबर आपका आया है 180। यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ ट्रेन एल पता है 120, यानी 120 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बराबर 180। तो यहाँ से हमारा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 यानी कि 60। आपका आंसर कितना हो गया? 60। आपका आंसर कितना हो गया? 60 मीटर। समझ आ गया? तो आपको ऐसे अप्रोच करना था कि देखो वो 24 सेकंड में, देखो अब इसको इजीली एग्जाम में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाओ कैसे मार्क करो। 24 सेकंड में वो चलती है 120 मीटर। 36 सेकंड में कितना चलेगी? 24 का 1.5 गुना हुआ 36, तो 1.5 गुना 120 का 180। 120 मीटर की तो लंबाई ट्रेन की है, 180 मीटर चलती है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 माइनस 120 60 मीटर। मार्क करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। समझ आ गया? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया 10 महिलाएं यानी 10 वीमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज। हम कह रहे हैं 10 वीमेन कितने दिन में करती हैं? 7 डेज लेती हैं। और कहा गया 10 चिल्ड्रेन टेक 14 डेज टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि 10 चिल्ड्रेन अगर काम करते हैं तो ये 14 डेज लेते हैं। अगर ये दिन 2 गुना ले रहे हैं, 10 बच्चे कार्य कर रहे हैं या 10 औरतें कार्य कर रही हैं, तो जो बच्चे हैं वो औरतों का 2 गुना समय ले रहे हैं। 10 बच्चे भी कार्य कर रहे हैं और 10 औरतें भी। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक बच्चा 1 काम करता है तो एक औरत 2 काम करती है, तभी ये आधा दिन लेती है। ठीक है। अब कहा गया आपसे कि 5 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान से देखिएगा। हमें पता चल गया कि अगर एक बच्चा 1 काम करता है और एक महिला 2 काम करती है तो हम कह सकते हैं कि 2 चिल्ड्रेन की जगह पे हम 1 वीमेन ले सकते हैं, क्योंकि 1 वीमेन 2 कार्य करती है और एक बच्चा 1 कार्य, तो 2 बच्चे मिलकर 2 कार्य और 1 वीमेन भी 2 कार्य, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी हम कहें वर्क डन बाई ए सिंगल वीमेन इज इक्वल टू वर्क डन बाई 2 चिल्ड्रेन, कह सकते हैं। यानी कि अगर हम 1 औरत लगाएं या हम लगा दें 2 बच्चे, बात बराबर है। अब हमें कितने लोगों को काम पे लगाना है? हमें लगाना है 5 वीमेन को और 10 बच्चों को। एक चीज़ बताओ, अगर 2 बच्चे बराबर 1 वीमेन तो 10 बच्चे बराबर 5 वीमेन, यानी कितने लोग कार्य कर रहे हैं? 5 वीमेन प्लस 5 वीमेन यानी 10 वीमेन। और आपको पता है, आपको क्वेश्चन में शुरुआत में ही दिया गया कि 10 वीमेन 7 दिन में कार्य करते हैं, और अभी भी तो 10 वीमेन के बराबर ही कार्य हो रहा है, तो कितने दिन लगेंगे? 7 डेज। तो आपका करेक्ट आंसर 7 हो गया। समझ आ गया? तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन में जो दिया गया उसी को लिखते ही आंसर आ जाता। ठीक है। तो आपको यहाँ पे इफिशियंसी पे काम करना पड़ेगा। और अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से नहीं पढ़ा है तो टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट है, जितने मतलब मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन 99% टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए अप टू मेंस लेवल। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एनेक्साइटी हो रही है कि टाइम एंड वर्क आपका नहीं तैयार है, तो मेंस की एक प्लेलिस्ट है जिसमें 2011 से 18 तक मेंस के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करवाए गए हैं, वो जाके देख लीजिएगा। कहा क्या गया कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ कोण क्यू एंड कोण आर मीट एट वो इफ क्यू पी आर 70 अंश है, तो आपको क्यू ओ आर की वैल्यू बतानी। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको दिया गया कि क्यू और आर जो है वो आंतरिक समद्विभाजक है। एक ट्राइंगल दिया गया पी क्यू आर, पी क्यू आर, और आपको एक चीज़ और दी गई, क्यू और आर के जो इंटरनल बाइसेक्टर हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? ओ पे मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर क्यू और आर के इंटरनल बाइसेक्टर ओ पे मिले तो जो कोण क्यू वो आर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 90 प्लस कोण पी बटे 2। इसका मतलब हमें क्यू ओ आर अगर निकालना है तो हम क्या करने जाएंगे? वो क्या हो जाएगा? इन सेंटर हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? इन सेंटर कहते हैं। अब आपको पता चल गया कि ये पी है, पी कितना है? 70 अंश है। 70 पी, देखो पी हमें पता होगा तभी क्यू ओ आर निकाल पाएंगे। पी दिया गया 70, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी 90 प्लस 70/2 यानी 35, 90 प्लस 35 125 डिग्री, 125 आपका आंसर है। तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है, मैंने उठा लिया, अच्छा लगा, प्री लेवल का है तो करवा दिया। अच्छा, कहा क्या गया? द एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज 54.6। कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। कहा गया यदि 75% संख्या 5.6 प्रत्येक की वृद्धि हुई, यानी 75% संख्याओं में 5.6 की वृद्धि हुई, और जो शेष संख्याएं हैं उसमें 5 कितने की कमी हुई है? उसमें 8.4 की कमी हुई है। तो आपसे कहा गया एवरेज कितना होगा? देखो कहा गया कुछ संख्याओं का औसत 54.6। अब आपसे कहा गया 75%।
आप क्या काम करो, आप मान लो अच्छा एक चीज़ बताओ, कितनी संख्याएं लें जिसका 75% निकालना आसान हो। आप कहेंगे मान लो 4 संख्याएं, यानी हम एज्यूम करते हैं कि देयर वर 4 नंबर्स, यानी कि 4 संख्याएं थी। अब 4 संख्याओं में क्या कहा गया कि 75%, 4 संख्याओं का 75% यानी 3 संख्याओं में 5.6 की वृद्धि की गई, 5.6 की वृद्धि की गई। और शेष संख्या 3 में तो वृद्धि हुई, यानी एक संख्या में कितने की कमी हुई, 8.4 की कमी हुई। अब आपसे कहा गया संख्याओं का औसत। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर 3 संख्याओं में प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि होती है, यानी टोटल वृद्धि कितने की हो रही है, 16.8 की वृद्धि हो रही है। और 8.4 की एक संख्या में कमी हो रही है, यानी कमी कुल कितने की हो रही है, 8.4। यानी कुल अगर हम रिजल्टेंट बात करें तो 16.8 की वृद्धि हो रही है, 8.4 की कमी, यानी रिजल्टेंट चेंज जो होगा वो कितने का होगा, 16.8 आपको रुपये दिए जा रहे हैं, 8.4 ले लिए जा रहे हैं, यानी 8.4 की वृद्धि हो रही है। रिजल्टेंट 8.4 की वृद्धि हो रही है, क्योंकि 16.8 आपको दिए गए, 8.4 ले लिए गए, यानी रिजल्टेंट चेंज कितना हुआ, 8.4। कितनी संख्याओं पे, अगर मैं पूछूं कि जो 8.4 की वृद्धि हो रही है कितनी संख्याओं पे हो रही है, हमने संख्या मानी थी 4, यानी 4 पे वृद्धि हो रही है, यानी 8.4 4 पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी एक संख्या पे कितना बढ़ेगा, 2.1। और जो प्रत्येक संख्या पे बढ़ रहा है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, औसत वृद्धि। यानी औसत अगर हमारा 54.6 था, प्रत्येक संख्या 2.1 बढ़ गई, यानी औसत कितना बढ़ जाएगा, 54.6 प्लस 2.1 यानी 56.7। तो नया औसत कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 56.7। समझ आ गया। तो आपको रिजल्टेंट पे जाना है, समझ आ रहा है ना। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, मुझे सन नहीं याद है लेकिन सीजीएल मेंस का प्रश्न है। क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक चीज़ बताओ, अगर मैं बात करूं कि मतलब बेस रेडियस स्मॉल आर है और हाइट एच है, तो जो सिलेंडर होता है उसकी टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, 2πr इंटू एच प्लस आर, यही तो होती है। ये बराबर दिया गया आपको 462। और कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, यानी कि अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, 2πrh, तो वो जो है टोटल सरफेस एरिया का 1/3 हिस्सा है, यानी कि कितना है, 462/3 यानी 144 है। समझ रहे हो, 14×3 नहीं 154 है, ठीक है। अब आपसे कहा गया वॉल्यूम निकालना है। देखो अगर वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक काम करो, आपको केवल और केवल एक काम करना है। देखो आप इसमें इससे डिवाइड कर दो, क्या करना है आपको, या आप एक काम करो, हाँ ठीक है, इससे इसमें डिवाइड करो तो 2πr कट जाएगा, आपका बचेगा कितना, h प्लस आर अपान एच इज इक्वल टू 3। यही तो बचेगा, क्योंकि 154 से 462 में डिवाइड होगा, 3 आ जाएगा, यानी ये हो गया h प्लस आर इज इक्वल टू 3h, यानी हम r बराबर कह सकते हैं 2h, r बराबर 2h। अब यहाँ पे पुट कर दो, r बराबर 2h पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2π इंटू 2h इंटू एच यानी 2h स्क्वायर बराबर आ गया 154। अब सॉल्व कर लो इसको, तो ये आपका 2π यानी कि 2π हो गया 2 गुणे 22/7, 22 से काटोगे 22 7 154, यानी कि आपका हो गया 2 इंटू 2h स्क्वायर बराबर, एक मिनट, 2 इंटू 2h स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, ये तो हो रहा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे ये इस 7 का इस 7 में गुणा हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं एच स्क्वायर बराबर 7/2 का स्क्वायर, यानी एच हमारा कितना हो जाएगा 7/2। अगर एच 7/2 आ गया तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, यानी आर बराबर हो जाएगा 7। अब हमें पता चल गया ऊंचाई, हमें पता चल गया बेस रेडियस, तो हम निकाल लेंगे सिलेंडर का आयतन, यानी हमारी जो सिलेंडर आया उसका हाइट जो है वो 7/2 है और बेस रेडियस 7 है, तो आपका सिलेंडर का आयतन कितना हो जाएगा, πr² सिलेंडर का आयतन होता है, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/2, यही तो बच रहा है, 7 7 कट गया, यानी 22 7 154, 11 से काट दीजिए 11 हो गया, यानी ये हो गया 11 गुणे 49, यानी 539 आपका आंसर हो गया। और चूंकि आयतन है तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो समझ में आना चाहिए आपको कि बेसिक अप्रोच क्या है और क्या दिया गया, क्या निकालना है। बाकी मैथ्स में कुछ भी नहीं है, और आप 50 में 50 मैंने 3 बार, एक बार तो 47.5 ही रह गया था, बाकी CPO CGL 2 बार और 50 में 50 मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते तो 50 में 50 किसी को भी मिल सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, कहा कि सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम
और हर इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड सी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज हर एक्सपेंडिचर। कहा गया सोनू अपनी आय में 15% की वृद्धि करता है और कहा गया कि 20% उसकी आय बढ़ जाती है तो भी वो पहले की तरह ही बचत कर पाता है, यानी पहले जितना रुपया बचाता था उतने ही रुपए अभी भी बचाता है। तो आपसे कहा गया उसका जो एक्सपेंडिचर था यानी खर्च था वो कितना बढ़ा। हम मान लेते पहले सोनू की अर्निंग जो थी वो थी 100 रुपये और अभी 20% बढ़ गई यानी अभी हो गई 120 रुपये। और कहा गया कि पहले कितना बचाता था 15%, यानी सेविंग कितनी थी पहले 15 रुपये की, और अभी भी कहा गया कि उतने ही रुपए बचाता है जितने पहले बचाता था, यानी कि अभी भी 15 रुपये ही बचाता है। तो आप एक चीज़ बताइए मेरे भाई कि पहले 100 रुपये कमाता था तब 15 रुपये बचाता था, यानी एक्सपेंडिचर कितना था, ये अर्निंग है ये खर्च है, खर्च को खा से लिख दे रहा हूँ नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, यानी ये खर्च है। पहले 100 रुपये कमा के 15 बचाता था यानी 85 रुपये खर्चा करता था, अभी 120 कमा के 15 रुपये बचा रहा है, यानी कितना खर्चा कर रहा है 105। यानी पहले तो वो खर्च करता था 85 रुपये बट अभी खर्च करने लगा 105 रुपये, यानी कि खर्च में कितने की वृद्धि हुई 20 रुपये की। अब 20 रुपये की तो वृद्धि हो रही है, आपसे पूछा गया परसेंटेज चेंज, तो 85 रुपये पे 20 रुपये की वृद्धि यानी 20/85 गुणे 100% हो जाएगा। 5 से काट देंगे 17 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20, 20 गुणे 20 400/17 हो गया। 17 दूना 34, 6 60, 17 तिया 51 और 9 90, 17 पचे 85, यानी 23.5% की वृद्धि हुई। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक वर्ष के लिए 8% पर एनम पे, पीए मतलब होता है पर एनम पे 7800 की राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, या चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा जब ब्याज वार्षिक और छमाही दिया जाता है। देखो मैं आपको बता दूं कि जो पहला एनम होता है यानी पहला जो टर्म होता है पैसा पे करने के लिए या ब्याज मिलने के लिए, वो साधारण ब्याज या हम कहें पहले टर्म के लिए जो साधारण ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। या आपको मैंने साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वाली प्लेलिस्ट में अच्छे से बताया, आप जाके वहाँ डिटेल में देख सकते हैं। और आपको अगर ऐसा दिया गया है तो इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि अगर रेट को 4% कर दिया जाए, रेट को 4% कर दिया, जब छमाही दिया जाएगा तो रेट 4% हो जाएगी। आपसे कहा गया रेट 4% हो तो दो टर्म के लिए आपको एक चीज़ पता है कि अगर एक साल के लिए ब्याज वार्षिक, चक्रवृद्धि ब्याज अगर वार्षिक दिया जाए और एक ही साल के लिए बात हो रही हो तो ये साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया दो टर्म के लिए। ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि 4% अगर दर हो, आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज एक साल के लिए 8% की दर पे अगर वार्षिक लगाया जाएगा तो साधारण ब्याज के बराबर होगा। तो हम उस साधारण ब्याज, अब देखो साधारण ब्याज पे अगर मैं कहूँ कि 6% दर है पूरे साल के लिए, या हम कहें 3% दर है छमाही के लिए, तो साधारण ब्याज तो इक्वल ही रहने वाला है क्योंकि उसमें ब्याज पे तो ब्याज मिलता नहीं है। तो आपको निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दो टर्म के लिए और सिंपल इंटरेस्ट दो टर्म के लिए उसका डिफरेंस, तो आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो सीजीएल के प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने टॉपिक वाइज सीजीएल के सारे टॉपिक्स का 2019 के कंप्लीशन करके और डाल दिया प्लेलिस्ट, तो आप जाके वहाँ देखिएगा, बहुत डिटेल में समझाया। तो आपको डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, P यानी प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100⁻²। आपको पता है प्रिंसिपल 7800 है, रेट अभी कितनी हो गई 4% यानी 4/100², यानी ये हो गया 7800 इंटू 4/100 यानी 1/25 गुणे 1/25, यही तो बच रहा है। 25 से काटोगे ये बचेगा 4, यानी 4 गुणे 78। अब देखो 25 से इसमें डिवाइड, पहले 4 से गुणा कर लो, तो 4 से गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करोगे 4 8 32 और 4 7 28, 3 31 यानी कि 312, 312/25, तो 25 से भाग करोगे, 25 × 25 और 6 बचेगा, 6 62, 25 दूना 50 और 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, यानी 12.48 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो आपको पता होना चाहिए दो टर्म के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर। गॉट इट। अच्छा, अगर आप चाहें टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, अगर इंस्टाग्राम पे चाहें तो आप सर्च कर लीजिएगा IM रोहित त्रिपाठी, I_M_Rohit_Tripathi कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई मैसेज ऐसे पर्सनल मैसेज भेजना है तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। अगर करना होगा तो फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर मन करेगा तो फॉलो कर लें। कहा कि ये मैन बाइज 2 चेयर्स फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ 900 बाई सेलिंग वन for 4/5 of its cost and other for 5/4 of its cost, he makes a profit of Rs 90 rupees on the whole transaction. The cost of the lower priced chair is. कहा गया एक आदमी 900 रुपये की कीमत के लिए 2 कुर्सियाँ खरीदता है, यानी 900 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। और कहा गया कि पहली कुर्सी को वो 5/4 मतलब 4/5 पे बेचता है, 4/5 पे बेचता है पहली कुर्सी को, और दूसरी कुर्सी को इसके कॉस्ट प्राइस के 5/4 पे बेचता है।
ठीक है। और कहा गया उसको फिर भी 90 रुपये का फ़ायदा होता है। एक चीज़ बताओ, अगर मैं मानूँ कि पहली कुर्सी को ए पे बेचता है, दूसरी कुर्सी को बी पे बेचता है, वो सॉरी खरीदता है, हम मान लें अगर पहली कुर्सी का CP ए है, दूसरी कुर्सी का CP बी है, तो दोनों का क्रय मूल्य मिलके कितना है 900, यानी 900 रुपये हम दोनों खरीदेंगे। अब कहा गया पहले को कितने पे बेचा जाता है 4/5 पे, यानी पहले पे अगर मैं कहूँ कि 5 रुपये का सामान खरीद के उसको 4/5 पे बेचा जाएगा, यानी कि ए CP था तो इसके 4/5 पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब इसका 1/5वां हिस्सा घाटा हो रहा है। अगर आप 5 रुपये में खरीद के 4 रुपये में बेच रहे हो तो कितने का घाटा हो रहा है 1/5 मतलब इंटू 5 का, यानी 1 रुपये का। तो उसी प्रकार ए में खरीद के 4/5 में बेच रहे हो, यानी कि आपका लॉस कितने का हो रहा है A/5 रुपये का। अगर आप मुझसे अभी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप चैनल पे नए हैं, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस की, वहाँ से आप मुझसे जुड़ पाएंगे। और कहा कि दूसरी कुर्सी को 5/4 पे बेचता है। अब एक चीज़ बताओ, B रुपये में खरीदेगी, 5 B/4 में बेची गई, यानी कि B/4 का फ़ायदा उठाया गया। ये है प्रॉफिट, ये है लॉस, और ओवरऑल उसे 90 रुपये प्लस हो रहा है, यानी कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, यानी B/4 माइनस A/5 बराबर आपको दिया गया 90। अब आपको समझना है, आपको इसका इक्वेशन बनाना है, यानी 5B माइनस 4A बराबर कितना हो गया 4 पंचे 20 और ये 1800 हो गया। ठीक है, अब आप सॉल्व करिए, तो आप इसमें 4 से गुणा कर लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 4A + 4B बराबर आ गया 3600, दोनों को जोड़ेंगे 4A 4A कट जाएगा, यानी 9B = हो जाएगा 36 और 18 5400, यानी B बराबर हो गया 600। अब B बराबर 600 हो गया तो A बराबर हो जाएगा 300, क्योंकि दोनों मिलके 900 हो रहे हैं, यानी A बराबर 300। आपसे लोअर प्राइस टियर की वैल्यू पूछी गई थी तो A बराबर 300 आपका आ गया, तो आपका आंसर कौन सा हो गया 300। तो आपको पता चल गया अगर पहली को 4/5 पे बेच रहा है तो यहाँ पे 1/5 का घाटा हो रहा है, और दूसरी को 5/4 पे बेच रहा है, यानी उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर फायदा हो रहा है। बस आपको यही समझना था, और ओवरऑल फायदा हो रहा है, यानी कि जो फायदा हो रहा था दूसरी कुर्सी पे वो पहले वाली पे नुकसान से ज़्यादा है, तभी तो उसके जेब में अभी भी मतलब दूसरी पहली कुर्सी पे नुकसान होने के बाद भी उसके जेब में पैसे आ रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एक ही पूछा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 लिया है, और मैं सारे टॉपिक कवर करूँगा, तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। और हाँ, DI नहीं मिलेगा, हम करेंगे इसमें 20 क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन DI की कंपिलेशन मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट बना के बढ़िया 2-2 घंटे के CGL में पूछे गए, CGL मेंस में पूछे गए, CGL 18 में पूछे गए, CGL 19 में पूछे गए। ये वीडियो आपको DI के नाम से, डाटा इंटरप्रिटेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें कई सारे CPO में पूछे गए सबकी कंपिलेशन मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ से कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहा गया 60%, यानी किसी लेख की लागत मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 60%, यानी कॉस्ट प्राइस का 60% सेलिंग प्राइस के 50% के बराबर है। का मतलब होता है गुणा, यानी कि हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस का 60% सेलिंग प्राइस के 50% के बराबर है। परसेंट हटा दो, कोई मतलब ही नहीं। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को जो सेलिंग प्राइस के साथ लिखा है वो मान लेना है, और सेलिंग प्राइस को ये मान लेना है, यानी हमारे कुछ मतलब वस्तु का क्रय मूल्य तो कॉस्ट प्राइस तो 50 है और सेलिंग प्राइस 60, यानी 50 में वस्तु खरीदी गई 60 में बेची गई, तो कितने का फायदा हो रहा है 10 रुपये का। अब 50 में खरीदी गई 10 रुपये फायदे के साथ बेची गई, तो कितने का प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, यानी 50 रुपये पे अगर 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 10/50 × 100, 10/50, 50 × 100, यानी कितने परसेंट का 20%। समझ आ गया, 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। समझ आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कहा x² + 3x + 1 = 0, x⁻6 + 1 / x⁻6 की वैल्यू पूछी गई। देखो आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको 3x को दाएं साइड में ट्रांसफर मारना है, यानी x² + 1 = आपको दिया गया 3x, x से डिवाइड कर दीजिए दोनों बच्चों को, यानी x + 1/x = 3 दिया गया। अब हमें निकालना है x⁻6 + 1 / x⁻6, तो चाहे हम x² + 1 / x² निकाल के उसका क्यूब कर दें, और चाहे x³ + 1 / x³ निकाल के उसका स्क्वायर कर दें, तो हम निकाल रहे हैं x² + 1 / x²। आपको पता है कि अगर x + 1/x = m हो तो x² + 1/x² m² - 2 होता है, यानी 3 का स्क्वायर - 2 यानी 7। अब आपको एक चीज़ पता चल गया कि x² + 1 / x² बराबर 7। अगर मैं बात करूं कि a + 1/a = अगर k है तो a³ + 1 / a³ कितना होता है k³ - 3k, समझिएगा k³ - 3k, यानी ये जो होता है इसका क्यूब करें। इसी प्रकार अगर हम x² का क्यूब करेंगे तो x⁻6 मिलेगा, प्लस 1 / x⁻2 का स्क्वायर करें वो क्यूब करेंगे तो x⁻6 इधर भी मिलेगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, आपको k की वैल्यू यहाँ पे दी गई 7, और आपको पता है x² + 1 / x² अगर 7 है तो x⁻6 + 1 / x⁻6 कितना हो जाएगा k³ - 3k, यानी 7 का क्यूब 343, बस 3 × 7 21, तो 343 में से 21 घटेगा कितना आएगा
322। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अलजेब्रा की कई सारी वीडियोज़ हैं, बहुत लंबी लंबी, आप जाके डिटेल में वहाँ भी देख सकते हैं। ये रेस का क्वेश्चन है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो एक ट्रेन का मैंने ले लिया, एक रेस का ले लिया। कहा गया इन ए 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ 2 कंटेस्टेंट्स P एंड Q इज 4:5। ये है द स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, देन Q विंस बाय। कहा गया कि 500 मीटर की दौड़ हो रही है और P और Q की गति का अनुपात 4:5। P कितने से दौड़ता है? 4 की स्पीड से, Q दौड़ता है 5 की स्पीड से। और कहा गया कि P के पास स्टार्ट है 140 मीटर की। एक मिनट, हाँ, P के पास स्टार्ट है 140 मीटर की। P के पास स्टार्ट है 140 मीटर की। तो आपसे पूछा गया Q कितने से दौड़ता है। देखो, अगर P के पास स्टार्ट 140 मीटर की है, यानी P पूरी रेस ना दौड़ के इससे 140 मीटर कम दौड़ता है, यानी P को कितना दौड़ना पड़ता है? 360 मीटर। और Q हमारा कितना दौड़ता है? 500 मीटर। अब एक चीज़ बताओ, P 4 के स्पीड से 360 दौड़ेगा तो कितना समय लगेगा? 90 यूनिट। और Q 5 के स्पीड से 500 दौड़ेगा तो इसको कितना समय लगेगा? 10 यूनिट। कितना लगेगा? 100 यूनिट। यानी Q को लगता है 100 यूनिट। Q को लगता है 100 यूनिट। अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे देखिएगा P कितने से जीतता है। यहाँ पे आपको दो चीज़ करना है कि P के पास अगर 140 मीटर की स्टार्ट है तो P कितने द्वारा जीतता है। देखिएगा, मैंने कहा कि P के पास अगर 140 मीटर की स्टार्ट है तो P को 360 मीटर दौड़ना पड़ता है। और आपने कहा कि अगर P की स्पीड 4 हो, चूंकि अनुपात 4:5 है, तो हम मान ले रहे हैं कि स्पीड 4 है। 360 दौड़ने में कितना समय लगेगा? 90 यूनिट। और Q को 500 दौड़ने में 5 की स्पीड से 100 यूनिट लगेगा। कौन जीतेगा? जो कम समय लेगा। यानी जीतेगा कौन? P। अब आपको पता है कि P 90 यूनिट समय में पूरी रेस खत्म कर देता है। हमें नहीं मतलब कि कितना स्टार्ट था। अब हमें यह पता चला कि 90 सेकंड बाद या 90 यूनिट समय बाद P अपने एंड पॉइंट पे पहुंच चुका होता है। अब हमें अगर ये निकालना है कि कितने मीटर से जीता है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि P द्वारा लिए गए समय में Q कितनी दूरी तय करता है। यानी कि P ने 90 सेकंड लिया, आप दोनों दौड़ रहे हैं, P ने यहाँ पे 90 सेकंड में ख़त्म कर लिया और Q को पूरी रेस कवर करने में 100 सेकंड लगेंगे। यानी P जब यहाँ पहुँचा तो Q कहाँ था? 90 सेकंड। एक चीज़ बताओ, P ने रेस 90 सेकंड में ख़त्म कर ली और Q उससे हार जाता है। इसका मतलब Q हारता कब है? जब P वहाँ एंड पॉइंट पे पहुँच जाता है। यानी कितने समय बाद? 90 सेकंड बाद। 90 सेकंड बाद ही तो रेस खत्म हो जाती है। रेस कब खत्म होती है? जब जैसे 2 लोग दौड़ेंगे तो रेस कब खत्म मानी जाएगी? जब पहला आदमी पहुंच जाता है, बस रेस खत्म। अब मान लो 90 सेकंड बाद P पहुंच गया। Q 90 सेकंड बाद कितनी दूरी तय कर चुका था? अगर इसकी स्पीड 5 है तो 90 सेकंड में 450। यानी P ने तय कर दी 500 मीटर, Q तय कर चुका होता है 450 मीटर। यानी कितने से हारता है Q? आप कहेंगे 500 माइनस 450 यानी 50 मीटर। समझ रहे हो? यानी 50 मीटर से कौन हार गया? Q हार गया। ये शायद CGL या CHSL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। कहा गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 दिया गया है, तो आपसे cosec थीटा प्लस कॉट। वैसे यहाँ पे मैंने ये टफ क्वेश्चन लिया। आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, जो मैं एक्सपेक्टेड सेट दूंगा ये आपके एग्जाम लेवल से बहुत ज़्यादा हाई है। इससे ये करने से आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको प्रश्न पत्र जो होगा वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हलवा लगेगा। ठीक है। कहा गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 = 0। अब देखो, इसको cos थीटा के पद में क्वाड्रेटिक मानो, यानी कि द्विघात मानो और सॉल्व कर डालो। यानी कि 2 दूनी 4, 4 के 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पे यहाँ पे प्लस आ रहा है, यानी जोड़ने पे 5 आ जाए। तो आप कहेंगे 4 और 1 यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा और प्लस 2 = 0। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैंने थीटा की वैल्यू क्यों नहीं पुट करी, जब हमें पता है थीटा 0 से बड़ा है, 90 से छोटा, यानी 30, 45, 60 पे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अगर वहाँ पे मान लो वैल्यू पुटिंग ना समझ आए या गलत कर रहे हो तो इससे कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लो 2 cos थीटा, कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा cos थीटा माइनस 2 और यहाँ पे ले लिया -1 कॉमन, तो ये बचा cos थीटा माइनस 2 = 0। ब्रेकेट कॉमन ले लीजिए, यानी cos थीटा माइनस 2 इंटू 2 cos थीटा माइनस 1 = 0। यानी 2 cos थीटा = 1। देखो cos थीटा यहाँ से 2 वैल्यू देगा, एक cos थीटा बराबर 2, एक cos थीटा बराबर 1/2। लेकिन मैं cos थीटा = 2 को नेग्लेक्ट करता हूँ। पूछिए क्यों? आपके दिमाग में आना चाहिए क्यों? क्योंकि थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री और 0 से 90 के बीच में cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो 2 नेग्लेक्ट हो जाएगा। यानी cos थीटा बराबर हो गया 1/2। अब अगर cos थीटा 1/2 हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 अंश। थीटा 60 अंश हो गया तो cosec थीटा यानी कि 2/√3 और प्लस cot थीटा, cot 60 की वैल्यू 1/√3 यानी 2/√3 और प्लस 1/√3 यानी कि 3/√3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3/√3। 1 मिनट, 3/√3।
यहाँ पे 3/√3 लिखा हुआ और 3/√3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 को लिख लीजिए बटे √3, इससे इसकी पावर कट जाएगी, ये बचेगा आपका √3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूट का सिंबल नहीं बन रहा होगा तभी जिन्होंने PDF भेजा उन्होंने ऐसे भेजा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि पे साधारण ब्याज 5% की दर से 1200 रुपये, समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या। देखो समझिएगा, एक चीज़ बताओ, अगर 5% दर से कितने 3 साल में 1200 रुपये मिलते हैं, यानी एक साल में कितने मिलते हैं 400 रुपये, एक साल में 400 रुपये, और कितने प्रतिशत की दर से 5% की दर से, और साधारण ब्याज अगर 5% पे 400 रुपये मिलता है, यानी जो भी राशि है उसका 5% 400 रुपये है, तभी तो 400 रुपये ब्याज मिलते हैं और साधारण ब्याज है, यानी कि जो भी राशि है प्रिंसिपल है उसका 5% 400 है, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 8000, क्योंकि 8000 का ही 5% 400 होगा, प्रिंसिपल आ गया। रेट हमें पता है कितना है 5%, और समय पता है 3 वर्ष, यानी n बराबर पता है 3 वर्ष। अब आपसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बहुत विधियां हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं कि सर ये बताओ कि 8000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे मूलधन इंटू 1 प्लस दर 5/100 की पावर n, यानी कि 3 कर दोगे, यानी 8000 इंटू 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 20 100, 1 + 1/20 यानी 21/20 की पावर 3, यानी हमारा 8000 इंटू 21 का क्यूब 9261 और बटे 20 का क्यूब 8000, 8000 कट गया, यानी जो हमारा 8000 रुपये था वो अभी कितना हो गया 9261। अगर 8000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्ष में 9261 हो जाते हैं, तो ब्याज कितना मिला 8000 से 9261 होने में कितना ब्याज मिला 1261, क्योंकि बढ़ा अगर तो किसके कारण बढ़ा, चक्रवृद्धि ब्याज के कारण, तो आपका आंसर आ गया 1261। अब आप ऐसे भी कर सकते थे कि 8000 रुपये हैं, 5% दर है, यानी कि पहले साल ब्याज मिलेगा 400, दूसरे साल 400, तीसरे साल भी 400, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस पर भी एक साल का 5% मिलेगा यानी 20, और इस पर भी 5% मिलेगा यानी कि 20। अब आपको एक चीज़ और पता है कि इस 420 पे भी 5% मिलेगा, यानी 420 का 5% कितना हो जाएगा 21, यानी अब आपको कुल ब्याज कितना मिला 400 400 400 20 20 और 21, यानी 400 तियाँ 1200 और 20 20 20 1260 और एक और 1261। तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, आपको एक और दृष्टि में आपके पढ़ रहा होगा अलजेब्रा का क्वेश्चन, आपको दिया कि a + b - c + d का होल स्क्वायर माइनस a - b + c - d का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछिए। अब देखो बहुत सारे ऑप्शन करने को, a b c की वैल्यू रख लो, फार्मूले खोलो, कुछ भी, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि a = b = c = d, ऐसा मान लो। अब a = b = c = d अगर हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये और ये कट जाएगा, और इधर क्या क्या कटेगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी आपका आया कितना a + d यानी 2a का होल स्क्वायर यानी 4a², यानी जो भी आंसर होगा वो 4a देना चाहिए। अब आप किसी में रखो, आपको पता है यहाँ BC कट जाएगा, यहाँ CD कट जाएगा, यहाँ BD कट जाएगा, तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि 4a इंटू c की जगह पे a लिख सकते हैं, यानी ये भी 4a² देगा, और अगर हम यहाँ पे काटें तो 4a इंटू b की जगह पे a रख देंगे, ये भी 4a² देगा, यानी a = b = c = d रख के हम नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कर सकते थे लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन एक तरह मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या दिमाग लगाएंगे, आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा, आप यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए a + b - c + d का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको एक ब्रैकेट में लिखिए, माइनस a माइनस कॉमन ले लीजिए तो बचेगा b - c + d का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है, इसको a जूम करिए, इसको b, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, यानी 4 टाइम्स ऑफ a इंटू b - c + d। तो आपका ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, आप कहेंगे b - c + d इंटू 4a, आपका पहला ही ऑप्शन। आपको क्या करना पड़ा, a + b का होल स्क्वायर और माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर कितना होता है 4ab, बस बात खत्म हो गई। तो यही चीज़ें होती है, अगर आपको बेसिक ना पता हो, वैल्यू पुटिंग पे जाना हो तो कई बार दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कहा गया कि एवरेज एज ऑफ a b and c इज 20 ईयर्स एंड दैट ऑफ b and c इज 50 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ए। कहा कि a b c की औसत आयु 20 वर्ष है। अब अगर औसत आयु 3 लोगों की, 3 लोगों का एवरेज जो है वो 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 × 3 यानी 60, यानी हम कह सकते हैं a + b + c की कुल आयु कितनी है 60 है। और कहा गया बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी बी और सी की अगर औसत आयु, बी और सी 2 जनों की औसत आयु 25 है, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी 2 × 25 यानी 50।
हमें पता है a प्लस बी प्लस सी 60 है, b प्लस सी 50 है, यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू रखेंगे 50, ये इधर आएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 50 यानी कि 10 ईयर्स। समझ आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन सड़े हुए क्वेश्चन हैं। टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। कहा गया ए और बी क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में अलग अलग काम कर सकते हैं, यानी हमें दिया गया ए 20 दिन में कर सकता है एंड बी कैन कंप्लीट इट इन 15 डेज। कहा गया उन्होंने 6 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी को सी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी 6 दिन तक ये दोनों साथ में कार्य करते हैं। उसके बाद बी खत्म हो जाता है और सी आ जाता है, सी नया मेंबर जुड़ जाता है और अगले 4 दिन में काम खत्म हो जाता है, अगले 4 दिन में काम खत्म हो जाता है। यानी कि ए ने उसके बाद 4 दिन और किया और सी ने 4 दिन किया, सी के साथ ये कितने दिन कार्य करता है, 4 दिन, और काम खत्म हो जाता है। तो कहा गया सी अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकते हैं। आप इसको एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड देखो अगर मैं बात करूं ए ने कुल कितने दिन कार्य किया, तो ए ने 6 दिन तो बी के साथ कार्य किया और 4 दिन सी के साथ, यानी 10 दिन ए ने कार्य किया। बी ने 6 दिन कार्य किया और 4 दिन सी ने कार्य किया और पूरा कार्य यानी 1 यूनिट डन हो गया। हमें पता है ए 20 दिन में पूरा कार्य करता है तो 10 दिन में आधा कार्य किया होगा। बी हमें पता है 15 दिन में पूरा कार्य करता है तो 1 दिन में 1/15, तो 6 दिन में 6/15 कार्य करेगा और बाकी हिस्सा सी करेगा 4 दिन में। 1/2 प्लस 6/15 यानी 3 दूनी 6, 3/15 यानी 1/2 धन 2/5 यानी कि 4 टाइम्स ऑफ सी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 धन 2/5 यानी 9/10 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 9/10 1/10। 4 टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल टू 1/10 यानी सी बराबर हो जाएगा 1/40, यानी सी 1 दिन में करता है 1/40 काम, तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, 1/1/40 यानी 40 दिन। तो बेसिक इस वजह से बता रहा हूँ, अगले को जो पार्ट आएंगे उसमें मैं ट्रिक से करवाऊंगा, कई अपनी ट्रिक होंगी, कई बहुत अच्छी ट्रिक होंगी जो दूसरे टीचर से मैंने उठा ली है। तो कई चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मेथड्स मेरे पास आ गए हैं, बहुत सारे टीचर्स जो हैं उनसे मतलब उनका कॉन्सेप्ट और वो सारी चीज़ें देखते देखते, तो वो सारी चीज़ें जो मुझे बेस्ट अप्रोच लगेगी, अगर मुझे मेरी 70% मेरी मेथड होगी, 20% बेसिक होगी और 10% मुझे किसी टीचर की अगर अच्छी दिखी होगी तो वो करवाऊंगा, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी मेथड पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। लो भाई साहब, एक ट्रिगो का क्वेश्चन देख लो। कहा गया कि कॉट थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी। देखो वैल्यू पुटिंग बहुत टीचर्स बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक फिर बता रहा हूँ। कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, बड़ा मटमैला सा कलर है, ये हो गया कॉस थीटा अपान साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, हर बराबर है एक में कर लीजिए, यानी बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि ये बचा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, एक मिनट यार, अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें अगर आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होगी तो हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस का स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, हमें पता चल गया इससे इसकी पावर कट गई, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यानी हमारा बचा कितना 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा। समझ आ गया। तो कितने बेसिक तरीके से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन जो होंगे, अगले सेट जो होंगे, वो मैं आपको कैसे करवाऊंगा, ट्रिक जो भी बेस्ट मेथड उस समय मुझे लगेगी तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है, मज़ा आ रहा है, आपको फ़ायदा करेगा, जिन्होंने एग्जाम दिया वो कमेंट कर दीजिएगा कि हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन फंसते हैं। और सीजीएल टीयर मतलब जो टीयर 1 2019 हुआ है उसकी टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज, सीपीओ जो हुआ था उसके टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आई होप आपको एसएससी से रिलेटेड, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस से रिलेटेड सारी चीज़ें इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और मुझे लगता है कि मैथ्स के लिए इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर